हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने अध्याय आईएएस के 7 मॉक टेस्ट आपके सॉल्व हो गए। इस टेस्ट नंबर 8 रहेगा और जिस ये आपका है, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा सामान्य विज्ञान, हम बोल सकते हैं साइंस एंड टेक हो जाएगा, प्लस आपका जो इन्वायरमेंट है वो और समसमाएगी। तो 150 क्वेश्चंस है, तो बड़े मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं अध्याय आईएएस के, कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो आज हम लोग अध्याय का टेस्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। और देखिए, एग्जाम पास आ रहा है जैसे, तो रिवीजन ही करना है मेरे हिसाब से। आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें, मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब मॉक टेस्ट इन द सेंस से आपके जो कंबाइंड लगा रहे हैं वो नहीं, सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 8-10 दिन भी बचे तो 8-10 दिन में समझ रहे हैं, अब 8-10 सब्जेक्ट ही है, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं कोर पोर्सन, जो उनको एकदम से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें इसको और जुड़े रहें रैंकर में कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मूल राशि दी गई, उनके मात्रक दिए गए। हमारा जैसे क्वेश्चन का तरीका है वैसे ही करेंगे, सबको हिडन कर दो, जो चीज़ें काम की उसको रीड करना। इससे एक हैबिचुअल हो जाती है। आप एग्जाम में भी बस इन्हीं चीज़ों को देखने बकाया, ऊपर निम्नलिखित में से कुछ नहीं। आपका 1 सेकंड भी बर्बाद हो रहा तो बहुत वो काम का है। तो मूल राशि और मूल मात्रक को मैच करना है। तो बताइए कौन सा मैच हो जाएगा। सीधी सी बात, ज्योति तीव्रता बचपन से पढ़ते आए हुए कैंडला से मैच हो जाएगा ना। ताप की बात करें तो ताप आपका हो जाएगा केल्विन से। इसके बाद विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, द्रव्यमान आपका किलोग्राम से। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या, ज्योति तीव्रता फिर से एक बार रिवीजन कर लो, कैंडला हो गया, ताप आपका केल्विन हो गया, विद्युत धारा एम्पियर और द्रव्यमान आपका किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सुमिलित नहीं है बताना, इस पॉइंट पर फोकस करना है, क्या सुमिलित है क्या नहीं है। यंत्र दिए गए, अनुप्रयोग दिए गए, कौन सा यंत्र किसमें अनुप्रयोग होता है वो बताना है। चलिए, हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाइड्रोफोन की बात करेंगे तो द्रवों का जो अपेक्षिक घनत्व होता है ये उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोफोन है वो आपका यहाँ पे गलत है। और क्योंकि हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन होता है ना, हाँ सिंपल से बोल सकते हैं हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन होता है, जिसे हम पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए मतलब ले जा सकते हैं, अगर आप पानी में हैं तब के लिए। रेडियोमीटर बिल्कुल सही है, विकिरण का मापन करता है ये। और टेकोमीटर है, वायुयान की गति को मापता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में लिखा है कि आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखना है तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल होगी वो समुद्र में होगी। कहाँ, तो समुद्री जल में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। इसी हिसाब से हम तापमान भी देख रहे हैं और माध्यम भी देख रहे हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है, और समुद्र जल में ध्वनि की गति की जो गति है लगभग 1531 मीटर पर सेकंड रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, विटामिन दिए गए और उनके रासायनिक नाम दिए गए। चलिए मैच करते हैं, ऐसे ही कर लो, ठीक है, बड़ा बड़ा देखेगा। B3 की बात करें तो विटामिन B3 आपका जाएगा नियासिन, रासायनिक नाम है इसका नियासिन बोलते हैं। B1 की बात करेंगे थियामिन हो जाएगा, B1 थियामिन, मतलब ऑप्शन डी है ना यहाँ पे। और हम B6 की बात करेंगे, B6 आपका पायरोडॉक्सिन हो जाता है, क्या हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। B7 आपका बायोटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला आपका राइट है, ए में ही एस टाइप का दिया गया है ना, तो ए इज राइट। क्या था, B3 का नाम नियासिन होता, B1 का नाम थियामिन है और B6 का नाम पायरोडॉक्सिन से आपका B7 बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अरे कुछ नहीं, स्पीड से करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, वो जरूरी नहीं ऑप्शन दिखाए या कुछ हो। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, और इसको आंसर करते जाइए, निकलिए। स्पीड से करना है, जितना जल्दी से जितना कवर कर सकते हैं। मोलस्का संघ के जीवों और कवचों का अध्ययन किया जाता है। तो जो आपके मोलस्का संघ के जीव होते हैं इनका अध्ययन हम मैलेकोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, मैलेकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और हम थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट में जैसे लिखा है मैमोलॉजी, तो मैमोलॉजी में हम स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। ओके, मतलब हाँ। और फिर हम सी में जो लिखा है आपका नियोनेटोलॉजी, तो ये बाल रोग का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी आपका कीट पतंगों का अध्ययन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या, 6 में लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताना है।
किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता रहा है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। कोशिका का आकार छोटा होता है, हाँ ये तो बात सही है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका इसके आकार जो छोटा होता है। और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, नहीं इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, ये अनुपस्थित हो जाएगा, मतलब एब्सेंट रहता है। ठीक है, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, नहीं केवल इसमें एक गुणसूत्र होता है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट लिखा है ऑप्शन डी में कि कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, हाँ ये सही है, जो कोशिका का विभाजन है मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पहला और चौथा आपका सही है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, उसके से फिर आपके 4 ऑप्शन, कौन से कथन सही है वो बताना है। चलिए देखते हैं। लिखा है पहले माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, भाई बचपन से पढ़ते हैं, बिल्कुल 100% सही है। दूसरा रीड करते हैं जिसके लिखा है कि लाइबोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजी ने की थी। नहीं, लाइबोसोम की हम खोज की बात करें यहाँ पुरकिंजी ने नहीं की थी, किसने की थी, क्रिश्चियन रेने डे डूबे ने की थी। किसने, क्रिश्चियंस रेने डे डूबे। अब ऐसे नाम होते भैया बोलने में भी हमें भी प्रॉब्लम होती, तो बस यही थे। और यह एक झिल्ली द्वारा बंधी हुई एक थैली है, जैसी जिसकी जो संरचना होती, इसमें जो जल अपघटीय एंजाइम होता है और लाइबोसोम में पाए जाने वाले एक टाइप का ये एंजाइम है जो फट जाता है बाद में, और जिससे फटने से क्या होता है कि मृत कोशिकाओं को पचा देता है, और इसलिए इसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। बट आपका यहाँ पे दूसरा वाला गलत था, कि जो खोज करता थे वो गलत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। संक्रामक रोग दिए गए, जीवाणु दिए गए, मैच करना है कौन सा किससे होगा। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे हैजा लिखा, तो हैजा किससे तो हैजा की बात करेंगे, ये आपका कौन सा जीवाणु से होता है, तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कहाँ लिखा, सी में, विब्रियो कोलेरी के द्वारा आपका हैजा होता है। काली खांसी की बात करें तो आपकी जो काली खांसी है ये हीमोफिलस जो आपकी पर्ट्यूसिस होता है उससे होता है। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस मतलब यही सामने है, बिल्कुल सही था ये। गानोरिया की बात करें तो गानोरिया आपका नेसेरिया गलोरिया से होता है। अब ऐसे नाम ही है भैया, नोसेरिया गोनोरिया। और सिफिलिस आपका किससे हो जाएगा, सिफिलिस आपका हो जाएगा ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट है बिल्कुल। पहले की तीसरा की बात करें तो हैजा आपका विब्रियो गुलेरी, बी का दूसरा काली खांसी ये हीमोफिलिसिस पर्ट्यूसिस से होता है। फिर सी का चौथा गनोरिया आपका नोसेरिया गोनोरिया से हो जाता है। और सिफिलिस की बात करेंगे ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है वो बताना हमें। सुमिलित नहीं है, इस पे फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं। थायमिन, तो इसका कमी के प्रभाव से बेरी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। फिर हम फोलिक अम्ल की बात करें, रक्त क्षीणता के लिए होता है, ये भी सही है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये राइबोफ्लेविन प्रजनन क्षमता की कमी, नहीं, राइबोफ्लेविन से नहीं होता ये, है ना। और एस्कर्बिक अम्ल की बात करें तो स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला गलत है, ए बी और डी वाला सही है, क्योंकि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हमारे शरीर में क्या सामान्य रूप से विकसित होने और करने के लिए आवश्यकता होती है ना, मतलब बॉडी डेवलप हो रही कुछ भी तो विटामिन से या जो भी है। टैकोफ्रोल्स की कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, तो यहाँ पे प्रजनन क्षमता के बाद आपका क्या आ जाएगा, टैकोफ्रोल हो जाएगा। और राइबोफ्लेविन्स की बात थी तो इसकी कमी से क्या होता है कि आपके जो तंत्र का तंत्र है या इससे जो संबंधित बीमारियां हैं, एनीमिया है, हृदय रोग हैं, ये सबसे जुड़ा रहता है। तो इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना जैसी समस्याएं सब हो जाती है राइबोफ्लेविन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 में लिखा है क्वेश्चन नंबर में कि आपके मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना, है ना, भूख लगना आदि का नियंत्रित काम होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस से हम बोल सकते हैं जो अग्र मस्तिष्क होता है, तो मानव को जो अग्र मस्तिष्क में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका हाइपोथैलेमस। और अग्र मस्तिष्क जो परिमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस जैसे मिलकर इन्हीं सबसे बनता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो कि थैलेमस के नीचे होता है। और हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं जैसे प्यास लगना ना, थकान होना, पानी जो पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट भरना आदि सब यही नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है आपका मेलाटोनिन जैविक आवर्तन और नींद के नियम के कार्य में मदद करती है, जो संभ्रमित होती है। तो ये आपका
पीनियल ग्रंथि से समृद्ध होती है। मनुष्य में जो मेलाटोनिन का जो पूरा प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लेकिन ये जो अधिकांश सोच से पता चलता है कि यह आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जैसे कि सेकेंडियंस लय को सिंक्रनाइज करने में मदद करता है, अर्थात कब सोना है, कब जगना है, इस टाइप से कब भूख लगना है, तो ये पीनियल ग्रंथि से थ्रू होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के भीतर स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से प्रभावित होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। मतलब कह सकते हैं हमारा शरीर रात के समय जब अधिक मेलाटोनिन का उत्पादन करता है तो हार्मोन का जो स्तर है आमतौर पर शाम को बढ़ता है और सुबह सूरज उगते ही कम हो जाता है, समझ लो। तो नींद आना एक आपका पीनियल ग्रंथि मतलब मेलाटोनिन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में लिखा है कि आपका आवर्त सारणी आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब क्या कंडीशंस होती है। तो जब वो अपनी गति के बिंदुओं से गुजरेगा तो इसमें उसका जो त्वरण है शून्य हो रहेगा। नेक्स्ट इसमें लिखा वेग शून्य रहेगा, वेग नहीं त्वरण शून्य रहेगा। स्थिति ऊर्जा शून्य होगी, हाँ स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। और आपका क्या है, गतित ऊर्जा अधिकतम होगी। क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए, ऑप्शन यहाँ पे बी वाला आपका सही है, क्योंकि लिखा है सरल आवर्ती गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं जो परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो उसका जो त्वरण अधिकतम होता है और वेग शून्य हो जाता है। तो त्वरण ऑप्शन ए में सही था। और स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है आपका जो सतत विकास और उनके उद्देश्य। ये देखो आपके जो एसडीजीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है इनसे, किस लक्ष्य का कौन से नंबर के लक्ष्य का क्या उद्देश्य है वो बताना है। तो यहाँ पे आपके कुछ लक्ष्य दिए गए, उद्देश्य दिए गए। 6 नंबर के उद्देश्य की बात करेंगे जो लक्ष्य है आपका, तो ये इसका लक्ष्य साफ पानी और स्वच्छता से लेके, तो 6 नंबर आप जाएंगे ऑप्शन सी के पास, मतलब साफ पानी और स्वच्छता के लिए। नंबर 7 की बात करेंगे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कराना है, ये सरकार के टारगेट होते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे। लक्ष्य 13 की बात करेंगे, आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और लक्ष्य 15 की बात करेंगे तो ये आपका भूमि पर जीवन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी पहले का तीसरा। लक्ष्य 6 की बात करें तो साफ पानी और स्वच्छता। लक्ष्य 7 की बात करें तो आपके सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 13 की बात करेंगे आपका जलवायु परिवर्तन। लक्ष्य 15 की बात करेंगे भूमि पर जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, है ना। थायमिन, अब देखो नाम नहीं वो नहीं दिया गया, थायमिन है, बायोटीन है, फोलिक अम्ल है, सब आपके घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली, एक जो आपके पानी में घुलनशील और दूसरे आपके जो वसा में घुलनशील। तो टाइप्स ऑफ विटामिन 2 टाइप्स है ना, एक आपके वाटर वाला हो गया और ये आपका फैट वाला होगा, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ पे जो विटामिन सी और विटामिन बी है, बी या बी कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, ये सब आपके पानी में घुलनशील हैं। तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी एंड विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, ओके। और यहाँ आपके जो फैट में घुलने वाले हैं तो थायमिन है, बायोटिन, फैमिलिक अम्ल, ये सब आपके विटामिन। ठीक है। अम्ल नहीं, हाँ जल में घुलनशील पूछा था ना हमसे। हाँ तो आपका जो विटामिन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि जो विटामिन बी और सी है वो आपका फैट में हो जाएगा ना। एक मिनट, बी और सी यहाँ पे आ जाएगा और बकाया आपके जो भी इसमें दिए गए, जो थायमिन्स हो गया, बायोटीन हो गया, फोलिक अम्लोस हो गया, ये सब आपके वाटर में घुलनशील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जैव मंडल रिजर्व दिए गए और राज्य दिए गए, कौन से राज्य में कौन सा जैव मंडल रिजर्व पाया जाता है वो बताना। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका शेषाचलम लिखा है तो आप पहचान गए होंगे ये कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो पहले का चौथा होगा। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दूसरे का ये हो जाएगा। नौकरेक की बात करेंगे तो ये मेघालय में है आपका। और सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला आपका सही है, पहले का चौथा। मतलब शेषाचलम की बात करेंगे आंध्र प्रदेश जाओगे, बी का पहला, और पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश। नौकेरम की बात करेंगे तो आप मेघालय जाएंगे, सिमलीपाल की उड़ीसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब स्टेटमेंट दिए गए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही में वो बताना है। तो 4 में से कौन कौन से। लिखा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। दूसरे में लिखा है कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। तीसरे में सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व है। चौथे में लिखा है सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभ्यारण्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन आपका केवल सी हो जाएगा। सी का मतलब केवल तीसरा वाला यहाँ सही है। जो सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है आपका ओरांग टाइगर रिजर्व से। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं और जितने भी गलत हुए गले की प्रॉब्लम है। राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश के पर अगर हम बात करें तो जो राज्य सरकार है किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो आपका नागार्जुन श्रीशैलम है। और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य आपका कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा भी सही होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे छोटा आपका ओरंग टाइगर रिजर्व से काजीरंगा, जो मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन से दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो अब वहाँ पे केवल सी में केवल 3 लिखा है। ओ एक मिनट, केवल 3 का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट केवल 3 सही है। तो आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और आपका कौन सा हो गया? जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है, बिल्कुल राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 सही हो जाएंगे, चौथा वाला आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में टाइगर रिजर्व दिए गए और आपके राज्य दिए गए। कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है वो बताना है। फर्स्ट में लिखा है कि आपका बोर है ना, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र मतलब सी। तीसरा, पलामू की बात करें, पलामू आपका झारखंड में। और कमलांग की बात करेंगे तो कमलांग आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अमरबाद की बात करें तो अमरबाद आपका तेलंगाना में। ऑप्शन से यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट है, क्योंकि यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग सारे, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या है? 18 में लिखा है सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है वो बताना। फिर से वही राष्ट्रीय उद्यान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, तो कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं वो बताना। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है तो ये आपका झारखंड में। कहाँ पे? तो ये तो बिल्कुल सही है। सुमेलित बताना है, जो सही नहीं है, तो ये सही हो गया। इतनकी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नागालैंड में है। कहाँ पे? और यहाँ पे लिखा है मेघालय, तो ये मेघालय नहीं है, नागालैंड में होगा। दूसरा वाला आपका गलत हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, सॉरी जम्मू कश्मीर में है ना। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नहीं लिखा है, काजी नाग लिखा है ना। काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान आपका ये जम्मू कश्मीर में, ना कि लद्दाख में। तो ये भी गलत होगा, दूसरा तीसरा। ये J&K में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका बन्नेरघट्टा कर्नाटक में ही है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं थे, तो दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी इज राइट है। कौन सा है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है निम्नलिखित संयोजनों में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होता है। तो किस एक का विद्युत जो खर्च है 1 यूनिट होगा। तो 19 का आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही, क्योंकि जब 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो विद्युत खर्च उसका 1 यूनिट होता है। कब होता है? जब 100 वाट का बिजली के बल्ब को हम 10 घंटे जलेंगे। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अब घर में लाइट तो जलती होगी, बल्ब भी लगा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। तो 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में 6 होती है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की बात करेंगे तो 1 किलोवाट की जो वैद्युत शक्ति हो, मतलब 1 यूनिट की संख्या बराबर वाट इंटू घंटा होता है, बोल सकते हैं, अपॉन 1000। अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे 100 इंटू 10 अपॉन 1000, मतलब सिंपल से वही सब कट गया, बचा कि आपका 1, तो 1 यूनिट ये निकल के आता है। तो यही आपका यहाँ से आंसर निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो आपकी युक्ति है तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी दोनों है, क्योंकि जो विद्युत मोटर से भी होता है और डायनेमो, तो दोनों से ये विद्युत मोटर और डायनेमो दोनों चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। क्योंकि जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को किस में करती है? विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और डायनेमो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। लेकिन दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है, तो मंदक का प्रयोग की बात करेंगे यहाँ। 21 का बी हो जाएगा। बी मतलब न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का यूज किसके लिए होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है। 21 का यहाँ पे बी इज राइट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे और भी चीज़ें लिखी उनको देख लेते हैं। जो आपका जो, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की जो ऐसे इस टाइप से ऐसे लिखेंगे यू 235 और पी एन आपका हो जाएगा 239। तो नाभिकों में विखंडन करने की प्रक्रिया जो प्रायिकता अधिक होती है, इसके लिए भारी जल या ग्रेफाइट है अथवा बेरिलियम ऑक्साइड आदि इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्रायोजेनिक ताप से आशा है उस ताप से है जो क्या किससे? तो यहाँ पे जो माइनस का 150 डिग्री सेल्सियस से लेके एक कम होता है। समझ रहे? पहले तो आप माइनस में 150 जाएंगे, फिर उससे कम। तो ये क्रायोजेनिक ताप से आशा ये होता है, क्योंकि जो बहुत कम ताप पर मतलब माइनस का 150 डिग्री सेल्सियस से कम था, इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस ताप पर जो तत्वों का अध्ययन करेंगे उसी को क्रायोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, एक मिनट, क्या लिखा है? इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी क्रिया किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो इस किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? आपका जो कार्डियोग्राफी होती है, ईसीजी होता है। सिंपल ईसीजी तो सुना होगा। ईसीजी होता है तो इसमें पराश्रित तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं? पराश्रित तरंगें होती हैं। और जो पराश्रित तरंगे की बात करें तो आपके 20,000 से लेके ये कितनी नहीं 20 से लेकर 20 से लेकर 20,000 तक वो तो सुनने वाली हो जाए। 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम पराश्रित तरंगे कहते हैं, ऐसे सुन सकते हैं। या इनको पराध्वनि भी कहते हैं। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से जैसे परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाता है, और इस तकनीकों को हम ईसीजी मतलब इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ओके, हाँ वो ध्वनि वाले में बताएंगे 20 से लेकर 20,000 तक। समझ रहे थे? अरे क्यों चिंता कर रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए, कौन से सही हैं वो बताने हैं आपको। बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य। दूसरे में लिखा है औद्योगिक डिजाइन्स और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। क्योंकि जो बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से ही होता है। अब उस रचनाओं में क्या हम आविष्कार कर सकते हैं, किसी इनोवेशन कर सकते हैं किसी चीज़ का। दूसरा क्या आपका साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ कर सकते हैं। कलात्मक चीज़ें कोई हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर है ना, डिजाइन बनाना, वाणिज्य में प्रस्तुत करना और चित्र बनाना, कुछ भी कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा के प्रमुख प्रकार के हैं पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, ये सब औद्योगिक डिजाइन है। भौगोलिक संकेतक और व्यापार से होते हैं। तो दोनों यहाँ पे सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पे लिखा है एडीज इजिप्टी मच्छर के बारे में लिखा है। किसके बारे में? एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से फैलता है? तो ये कौन सी बीमारी से फैलता है? एडीज इजिप्टी मच्छर का है तो ये आपका डेंगू बुखार, चिकनगुनिया बिल्कुल सही है। जीका वायरस भी इसी से हो जाता है, और आपका मायरो और पीलो बुखार हो जाता है। मलेरिया और जापानी इन्फ्लुएंजा ये गलत है, केवल यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है, क्योंकि एडीज जो इजिप्टी है येलो फीवर मच्छर है ना, इसी को कहते हैं। और आपका एक मच्छर जो डेंगू बुखार है, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायरो और पीले बुखार के वायरस और अन्य रोग एजेंटों को फैला सकता है। मलेरिया एनाफिलिस की बात करें, जैसे लिखा था तीसरे नंबर पे, एक यह मच्छर मतलब एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। और ये जापानी एंसेफ्लाइटिस वायरस एक फ्लोवियाविस है जो वेस्ट नाइल और सेंट लुइस एंसेफ्लाइटिस वायरस से जुड़ा होता है। और ये जो वायरस है संक्रमित क्यूलैक्स प्रजाति के मच्छरों की वजह से होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर से बताना है, दो स्टेटमेंट दिए गए कौन से दोनों सही है या नहीं वो बताना है। 26 में लिखा है ग्राफीन नैनो फिल्म त्रिविमीय नैनो पदार्थ है। क्या है? जो ग्राफीन नैनो फिल्म है ये त्रिविमीय नैनो पदार्थ है, और फ्यूलेरिन एक विमीय नैनो पदार्थ है। फ्लोरीन कैसी है? एक विमीय नैनो पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें पूछा था सत्य बताना है, तो आपका भैया ना तो पहला सत्य है और ना दूसरा, ऑप्शन डी इज राइट है, ना पहला और ना पहला। क्योंकि हम बात करें नैनो एक संरचना उपकरण या प्रणाली है जो नैनो स्केल्स पर परमाणुओं और अणुओं में बदलाव करके निर्मित की जाती है, उत्पादित या उपयोग की जाती है। ग्राफीन नैनो फिल्म ये आपके दो विमीय होती है, यहाँ पे त्रिविमीय लिखा है इस वजह से गलत था, ये 2D नैनो पदार्थ होता है। फ्लोरीन शून्य विमीय पदार्थ है क्योंकि इसके तीनों विमाओं का आकार एक नैनो स्केल से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में लिखा है क्या लिखा है इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। तो पहले में लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ बिल्कुल सही है। वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारत में कुल 75 रामसर हैं। चलिए देखते हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 है, इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 10 राम स्थल हैं, और नवाबगंज, पार्वती, आरंगा और यशवंत सागर उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल हैं। तो देखिए आप यहाँ से कितने सही हैं वो करना है। तो ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, पहले हम इसको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ ये पहला बिल्कुल सही हो गया है। भारत में कुल रामसर स्थल हैं वो 75 हैं, ये भी दूसरा भी सही हो गया। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या जो 14 है, और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10 है, तो तीसरा भी सही हो गया। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी या हम जैसे वज्रघाट या गढ़ मुक्तेश्वर से नरोका तक, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव समास पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है ना। फिर आपका पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, सरसई नावर झील इटावा में, सूर सरोवर आगरा में, बखीरा बंजी अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर में है, हैदरपुर वेटलैंड ये आपका बिजनौर में, फिर मुजफ्फरपुर में आपका मुजफ्फरनगर रामसर स्थल है। तो ये यशवंत सागर जो है इंदौर मध्य प्रदेश में, इस वजह से यहाँ पे ये आपके सब तो आपके यूपी के थे, बट यहाँ पे ये एमपी का एक दे दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे केवल 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज राइट। ओके, हाँ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इन पर ध्यान दिया जाता है कितने ऑप्शन सही है। वो उसमें बीच में देखो एक एमपी का दे दिया था, गलत हो जाता, तो केयरफुली पहले रीड करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करना है कौन सा है। 28 का ए यहाँ पे सही है क्योंकि केवल एक ही सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभी समय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता है जो वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ था, तो बिल्कुल सही था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है। पवित्र उपवन ये तो है, बट नहीं वाला देखना आपका। पवित्र उपवन आपका ये दरअसल ये स्वस्थानीय इसलिए है क्योंकि ये जंतु उद्यान है। एक समुद्र संरक्षित क्षेत्र ये भी आपके स्वस्थानीय होते हैं। और एक मिनट स्वस्थानीय बताने, स्वरस्थानीय का उदाहरण नहीं है, मतलब हमें क्या परास्थानीय बताना है, ऐसे समझ लीजिए, या बाह्य स्थानीय संरक्षण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी वाला सही है, दूसरा और चौथा नहीं है। दूसरा और चौथा मतलब चिड़ियाघर है, जंतु उद्यान है, ये सब नहीं है। बकाया आपके पवित्र उपवन है, और समुद्र संरक्षित क्षेत्र हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल हो, रिजर्व हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये सब आपके स्वस्थान है। फिर जो नहीं होते हैं जैसे जंतु उद्यान, इसमें अभी बस देखा हम लोगों, चिड़ियाघर देख लिया, वनस्पति उद्यान देख रहे, बीज बैंक देख लिया, जीन बैंक देख लिए, तो ये सब आपके स्वस्थानीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में लिखा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है ये बताना। बताइए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बताना। तो ऊर्जा का पिरामिड एक टाइप से अगर सीधा सिंपल देखें हमेशा उल्टा लंबत होता है, ये बिल्कुल भी गलत बात है कि हमेशा उल्टा और लंबत नहीं होता है, पहला गलत हो गया। और हमें सही बताना है इसमें से
पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। हाँ ये सही है, पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है, नहीं ये भी गलत हो गया। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है, ये सही है। देखो ह्रास होता है लेकिन दूसरा चौथा बहुत ना के समान इसका होता है, लेकिन 10% का ह्रास होता है, ऐसा समझ लेंगे। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा और लंबवत होता है, यहाँ पे क्या लिखा था ये में उल्टा, इस वजह से गलत है। पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाया जाता है। ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर अधिकतम और उच्चतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है, समझ लेना। न्यूनतम स्तर पर अधिकतम और अधिकतम स्तर पर न्यूनतम। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊष्मा शोषण के रूप से में ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में आपका अभिकथन दिए गए, कारण दिए गए, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। लिखा है ज़ूप्लांक्टन, कौन सा? ज़ूप्लांक्टन का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में कम होता है। कारण लिखा है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो 31 का आपका यहाँ पे डी है, क्योंकि जो पहला आपका बिल्कुल गलत है और आपका आर वाला सही है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ये सही है, बट पहला वाला गलत था। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड उल्टा तो होता है, लेकिन जो प्लांक्टन शाकाहारी जिसे हम कहते हैं, ये बायोमास फाइटोप्लैंक्टन मतलब उत्पादों की जो तुलना में अधिक होता है। छोटी मछली जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, फिर का ये बायोमास जो प्लांटिंग की तुलना में अधिक होता है। और बड़ी मछलियों जैसे द्वितीय उपभोक्ता की बात, मतलब बड़ी मछली क्या करेगी, छोटी को खा लेगी। छोटी मछलियों की तुलना में अधिक बायोमास होता है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में लिखा है निम्नलिखित में से किस कारण पर शून्य अवशेष होता है? बताइए किस कण पर शून्यावेश होता है? बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप देख के एकदम लगा दो ना। न्यूट्रॉन के अवशेष जो होते हैं वो आपका शून्य होते हैं। अब नेगेटिव वाला पूछ देता तो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता। न्यूट्रॉन क्या है, एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश आपका नहीं होता और ये बहुत कम द्रव्यमान होता है इसका जो भी है। न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक होते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर में लिखा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना। क्या बताना? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना। कौन सा हो जाएगा? जल का वाष्प में परिवर्तन होना, पानी में चीनी का घुलना, विद्युत बल्ब का चमकना। यहाँ पे सही है भौतिक आपके परिवर्तन ही, क्योंकि जल का जो वाष्प में परिवर्तन होने भौतिक फिजिकल चेंजेस होते हैं, और आपके जो पानी में चीनी का घुलना ये भी फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि उसका पूरा चेंज ही हो गया है ना। विद्युत बल्ब का चमकना ये भी फिजिकल चेंज है। भौतिक परिवर्तन से आशा ऐसे परिवर्तन से जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पुनरास्थित अवस्था में आ जाता है, और भौतिक प्रक्रिया अस्थायी रूप से उत्क्रमणीय होती है। उदाहरण जैसे जल का बल्ब जलना, भाई तो दोबारा फिर तो बल्ब ऐसा ही रहेगा ना। जल का वाष्प में परिवर्तन होना, वाष्प से हम फिर से पानी बना लेंगे। चीनी घुल जाएगी, कोई बात नहीं, पानी में फिर आप उसको सुखा के मतलब गर्म करके फिर से चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। चाशनी से चीनी बनती है कि नहीं, वही चीज़ है। ओके समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो आविष्कार दिया गया और वैज्ञानिक दिए गए। बताइए किसने किसका आविष्कार किया? आपने भी किसी का किया होगा, वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए आविष्कार दिए, वैज्ञानिक दिए। चलिए बात करते हैं प्रसारी विश्व की। तो प्रसारी जो विश्व आपका एडविन हबल के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। एडविन हबल पहले का दूसरा हो जाएगा। तापीय आयन की बात करेंगे तो आपके तापीय आयन है वो मेघनाथ साहा ने किया था। किसने? मेघनाथ साहा ने इसका आविष्कार किया था। क्वांटम सांख्यिकी की बात करें तो क्वांटम सांख्यिकी आपके सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने। एक्स किरणें की बात करें तो एक्स किरणें हैं वो आपकी रोय एटेंजन से की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला सही है, पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखा है प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा? बताइए भैया। प्रकाश की आपको तीव्रता मापना है तो इसका उपकरण कौन होगा भैया? लक्स मीटर होगा ना। हाँ, अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा है कि पाइलियोमीटर ऐसे नाम है, मेरे तो जबान एकदम लड़खड़ा जाती है। पाइलियोमीटर क्या है? सौर विकिरण का मापन होता है। लक्स मीटर आपका प्रकाश की तीव्रता का मापन। लेक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता को मापने के लिए होता है ना, मेजरमेंट्स ऑफ मिल्क क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36।
हाँ भैया, इस टाइम तो लोड है, जल्दी जल्दी बनाना रहता है कि एक वीडियो पूरा हो, बोलते बोलते मुंह तो थक ही जाता है। और क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये भी चल रहा है ना कि कुछ टाइम कम है, तो किसी व्यक्ति का भार क्या होता है, किसी व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है ना। क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो जब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा तो आपका व्यक्ति का भी ध्रुवों पर अधिकतम मान होगा। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर जो mg एक फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, तो इसमें क्या है, द्रव्यमान और आपका जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुव पर अधिकतम होगा। किसी व्यक्ति का जो भार रहेगा क्या होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा लेकिन ध्रुवों पर अधिकतम, और गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखते हैं। 37 में लिखा है कि आपका एक समान मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो वो आपका हो जाएगा 390 से लेकर 780 के बीच के जो तरंगदैर्घ्य रहेगी उसको सामान्य मानवीय आंख बहुत ही आसानी से, विजुअल लाइट इज दैट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रोडेशंस होता है, हम रेडिएशंस दैट कैन बी सीन बाय द ह्यूमन आइज। ओके, तो 392 से आपका 780 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नहीं, अब दरअसल चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन बहुत स्लोली करा के चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे लोगों के, सर थोड़ा आप ऐसे बोल रहे हैं कि चीज़ें समझ में क्लियर नहीं होती, तो धीरे धीरे रीड कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करना कोई वो जरूरी नहीं है स्पीड से करें। जिसको स्पीड से देखना 1.5 पे देख सकता है, 2.0 पे भी देख सकता है, डबल करके देखिए आराम से। टिकिंग हाइड्रो बम की बात कर रहे हैं। टिकिंग हाइड्रो बम क्या है, और इसे जो किसी नाम दिया, इसने किसको, मतलब टिको हाइड्रो बम में निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन दिए कि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बृहद हिमालय की कृत्रिम झील है इसको भी कहा जाता है, सही है। फिर इसके बाद जो बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध हैं उनको भी, तो हम टिकिम हाइड्रो बम किन्हें कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। यहाँ पे बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें तथा बृहद हिमालय में जो अवस्थित बड़े बांध को हम टिक टिक कहते हैं, या टिक टिक करते हुए जो जल बम की तरह किसी अति जो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र जैसे हिमालय के संदर्भ में लिया जाता है। कृत्रिम झील की बात करें तो ये मलबा के अवरोध के कारण हुए जल ठहराव के कारण बनी झील को कृत्रिम झील कहा जाता है। किससे, जो मलबा के अवरोध के कारण हुए जल ठहराव के कारण बनी झील को कृत्रिम झील कहते हैं। यह मलबा घाटी में पहुंचे पदार्थ जो भूस्खलन या हिमस्खलन के रूप में जमा हो जाते हैं। बड़े बांध की बात करें तो ये बड़े बांध बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं ना, वो सब जैसे आपका भागर नागर हो गया, टेहरी बांध हो गया, ये विशाल जलाशय भूस्थितिक असंतुलन बिंदु बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो तली पर बड़े पैमाने पर अवसादन होता रहता है। समय के साथ अवसादन की मात्रा तथा भौतिक भूस्थैनिक जो असंतुलन हो जाता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो भूकंप को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसलिए बड़े बांध जो हैं टिक टिक करते हुए जलबम की तरह हैं। और समझ गए ना। लघु बांध की बात करें तो लघु बांध अपने लघु आकार, जल भंडार एवं नग्न अवसादन के कारण उपरोक्त विनाशकारी संभावनाओं से मुक्त हैं, इसलिए इन्हें टिकिम जलबमों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो लघु वालों को नहीं किया गया, बकाया आपके दोनों सही थे। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो 39 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बैरी कैमोनोटर थे वो आपके, इसके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती। इनके जो प्रतिपादक थे आपके बैरी कैमोनर थे। कौन थे? बैरी कैमोनर। प्रथम नियम की बात करें तो जो प्रथम नियम था आपका एवरीथिंग इज द कनेक्ट टू एवरीथिंग। द्वितीय नियम था इनका एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। तृतीय नियम था नेचर नाउ बेस्ट। चतुर्थ नियम था इनका कि देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लिखा है 40 में क्या फूल रहित पौधा कौन सा? बताइए फूल रहित पौधा कौन सा है? तो फूल रहित पौधे की बात करेंगे, ये फर्न होता है। फर्न एक संवेदनीय पौधा है। यह पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। कैसा है ये संवर्णी पौधा? तो
तो ये भी जरूरी है जानना। 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 41 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप में होने के कारण हरी धातु कही जाती है। तो कौन सा भैया, वो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम को हरी धातु कहते हैं। ये पर्यावरण हितैषी रहता है ना। एल्युमिनियम मेटल्स इज कॉल्ड ग्रीन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। 42 में प्रजाति दी गई और उनका जो उदाहरण दिए गए, कौन सी प्रजाति का कौन सी चीज़ है मैच करना। चलिए देखते हैं। किस्टोन की बात करें तो किस्टोन किस प्रजाति की है, इसका उदाहरण क्या है। तो किस्टोन आपका ये मधुमक्खियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मधुमक्खियाँ। फ्लैगशिप की बात करें, फ्लैगशिप विशाल पांडा होता है। अम्ब्रेला की बात करें तो अम्ब्रेला आपका एक बाघ है। और संकेतक है आपका क्रेफिस। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। पहले का तीसरा मतलब किस्टोन आपका क्या हो जाएगा, क्रेफिस हो जाएगा। फिर हम फ्लैगशिप की बात करेंगे, विशाल पांडा है। अम्ब्रेला की बात करेंगे, आपका बाघ हो जाएगा। संकेतक क्रेफिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है। तो हमें बताना है कि भूमंडलीय तापन का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसमें से कौन सा उसका कारण नहीं है। तो जैसे पहले में लिखा है भीषण सूखा, हटा देते हैं। हाँ, भीषण सूखा, तो ये तो है सूखा पड़ सकता है उससे, है ना। फिर प्रवाल भित्तियों का निर्माण, हाँ ये आपका नहीं है। तो मतलब हम यहाँ दो वाला सही हो जाएगा। फिर लिखा है सुनामी की तीव्रता, ये हो सकता है। खाद्य सुरक्षा पर खतरा, ये भी हो सकता है जब इतनी गर्मी बढ़ेगी। समुद्री जल को बढ़ने से प्लवन के उत्पादन में वृद्धि, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो पहला और हमारा दूसरा और पांचवा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो हमें बताना था नहीं है। दरअसल क्या होता है ना, जो ग्लोबलाइजेशन जैसे मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इससे ढेर सारे कारण होते हैं। क्या हो सकता है, जैसे मतलब बोल सकते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन से मौसम में बदलाव आते हैं। अधिक गर्मी होती है, अत्यधिक सर्दी हो जाती है, कभी तापमान में वृद्धि हो जाएगी, भयंकर तूफान आ जाएंगे, चक्रवात हैं, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, है ना। तो सुनामी की तीव्रता हो जाती है, वृद्धि आ जाती है ना। खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पड़ता है। तो ये काउजेज हैं आपके किससे, भूमंडलीय कारण के। और जो नहीं थे वो आपके ये दोनों नहीं थे। कौन कौन सा नहीं थी, प्रवाल भित्तियों का निर्माण और समुद्र जल स्तर बढ़ने से प्लवल के उत्पादन में वृद्धि, ये आपका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। 44 में भी लिखा है मैच द फॉलोइंग कर्ण फर्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आपके कुछ कण दिए गए हैं, उसकी खोजकर्ता दिए गए, तो किसने किसकी खोज करी है वो बताना है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो आपके न्यूट्रॉन से बचपन से पढ़ के आए हो, जेम्स चैडविक हो जाएगा। तो पहले का जहाँ दूसरा लिखा है, सब में दूसरा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा ना। तो मौसोन की भी आपने सुना होगा ना, मौसोन यूकाबा, है ना। तो मैसोन यूकाबा, तो यहाँ बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा 2 में दिया गया अभी। फिर हम न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, या पॉजिट्रॉन किसकी बात करते हैं। चलिए पॉजिट्रॉन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन्स किसका एडर्सन हो जाएगा। तो पॉजिट्रॉन्स आपका कार्ल डी एडर्सन होगा और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक हो जाएंगे। एक मिनट, न्यूट्रॉन्स आपके पोली हो जाएंगे ना, न्यूट्रॉनों। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला इज राइट। यहाँ पे पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पदार्थ दिए गए हैं, सूची उनको और हमें बताना है, उसका पीएच मान बताना है जितने भी पदार्थ दिए गए। तो जो आपको पहले आ रहा है उसको मैच कर लीजिए। रक्त का और वाटर का तो आ ही रहा होगा, है ना। तो बताइए लेमन्स या ह्यूमन्स ब्लड का या प्योर वाटर का। तो मानव रक्त की अगर बात करते हैं तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो हम दूसरे का पहले लगा दें। दूसरे का पहला ऑप्शन ए इज राइट है, यहाँ पे हो जाएगा। और पहले का तीसरा नींबू का रस पे जाएंगे, 2.4 होता है। एसिडिक फॉर्म में रहता है, ये खट्टा होता है। इस वजह से जो स्केल, ये आपकी जो स्केल रहती है ना, यहाँ से 0 से अगर हम यहाँ माइनस चलेंगे तो आपका एसिडिक फॉर्म हो जाएगा। या हम 7 से कम कर देंगे, ऐसे 20 लाइन इसको 7.7 पे मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से 7 से कम करेंगे तो एसिडिक हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बेस रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो मानव रक्त है वो आपका क्या है, बेस के फॉर्म में 7.4 है। और फिर नींबू का रस होगा 2.4 पे, ये क्या है, एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। शुद्ध जल की बात करेंगे तो शुद्ध जल तो न्यूट्रल रहता है भाई, वो 7 पे ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका वाटर आ जाता है, शुद्ध जल 7 पे ही रहेगा। शराब पे नहीं भैया, शुद्ध जल पे करना। हाँ, शराब आपका ये थोड़ी एसिडिक फॉर्म में रहती है, 3.8 इसका पीएच मान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 में क्या लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि आपका सही सुमेलित है वो बताना है। फिर से अम्ल दिए गए, उनकी उपस्थिति बताना है, किसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मतलब सिरका है, आपका दही है, पालक है, इनमें कौन से अम्ल मतलब उपस्थित होते हैं। तो एसिटिक अम्ल की बात करेंगे, सिरका बचपन से छोड़ के आए हो ना, एसिटिक अम्ल विनेगर। या लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो दही में होता है, और आपका ऑक्जेलिक अम्ल आपका ये पालक में हो जाता है ना, फॉर्मिक एसिड जिस कहते हैं, सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल, हाँ ये आपका स्पेनिश में हो जाएगा, पालक में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से उपरोक्त में से सुमेलित हैं। ओ एक मिनट, एसिटिक अम्ल सिरका बिल्कुल सही है। फिर सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक तो नहीं लिखा है यहाँ पे। लैक्टिक अम्ल दूध दही दोनों में होता है, तो दूध दही भी हो जाएगा, सुमेलित है। और ठीक है, दो हो गए। तो यहाँ पे ये नहीं वाला हट जाएगा, और यहाँ पे अब जो ऑक्जेलिक में है वो पालक में सही तो है। तो यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन डी, इसमें लिखा है एक्चुअली क्या है, तीनों सही हैं, तो उपरोक्त में से सब सही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि एसिटिक अम्ल आपका जैसे सिरका में होता है, सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल आपका दूध दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक हो जाएगा। फार्मिक अम्ल की भी बात कर लेते हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, बिच्छू हो गए, जो डंक होता है, इन सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। 47 में लिखा है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो ये बताना है। तो यहाँ पे ये चार्ल्स एल्टन हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति तंत्र के जो प्राथमिक उत्पादों में जो उपभोक्ताओं की संख्या या जीवाभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें हम पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संख्या जो संकल्पना है वो 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा ही की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं हम लोग। 48 में क्या है? 48 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित गहरे महासागर हैं, वो नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि सूर्य की किरणें नीचे तक जाती हैं। सूर्य ताप का जो तत्कालिक परावर्तन ये धवलता जिसे कहते हैं, धवलता कहलाता है। और धवलता निम्न कारकों से प्रभावित होती है, मतलब हम बोल सकते हैं धरातल की विषमता ना, धरातल जितना अधिक ऊंचा या नीचा उबड़ खाबड़ जैसा भी होगा तो जो धवलता होती है उतनी ही कम होगी। और पथरीला जो विषम धरातल होता है, कुछ ही किरणें परावर्तित हो पाती हैं। और हिम जो आवरण या बलुई जो रेतीले जमाव होते हैं, तो ये सतह की विषमता को कम करते हैं और इसलिए धावला ये का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम जल राशियों की गहराई की बात करें तो जितनी अधिक होती है तो सूर्य ताप का जो परावर्तन है या धौलता है को परावर्तन कहते हैं, उतनी ही कम होती है। इसलिए छिछली जो जल राशि की पृथ्वी एवं गहरी जल राशि की अपेक्षा अधिक चमकीली प्राप्त होती है। गहराई के बढ़ने पर और जो आपके परावर्तन है या धौलता है वो घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 में लिखा है इकोटोन के बारे में। तो क्या है ये, चलिए देखते हैं। इकोटोन का उदाहरण है इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो घास भूमियाँ, ज्वारनदमुख, नदी तट, तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, 1 2 3। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा सभी, क्योंकि इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित एक संक्रमण छेड़ता है। मतलब ऐसे बोलेंगे ये आपका जल मंडल है, ये स्थल मंडल है, तो इनके जो बीच का जो पार्ट है, वायुमंडल तो ऑलरेडी इंक्लूड ही, उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इनके जो बीच का जो संक्रमण काल होता है वो इकोटोन कहलाता है ना। एन इकोटोन इज द ट्रांजेक्शंस जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स और बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग दो कम्युनिटीज होती हैं, उनके बीच की जो स्थिति होती है उसी को हम इकोटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना में। तो चलिए देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं है। उर्मिया झील है ईरान में, ये तो भी ये बिल्कुल सही है। वॉयलिंग झील की बात कर रहे हैं कि ये डोमिनिका में, ये भी सही है। फिर 5 फ्लावर झील यूएसए, नहीं 5 फ्लावर झील यूएसए में नहीं है, आपका कहाँ पे, ये चीन में हो जाएगा ना, तो ये वाला गलत हो गया। और रेड लेगून झील की बात करें तो बोलोविया में है, ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वाला गलत था, हमें यहाँ पे गलत बताना था, जो सम्मिलित नहीं वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये बताना है कौन से सही है। सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई बस्ती की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में लिखा है कि सोनार में उच्च आवृत्ति की अपसृत तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल से गलत है, दूसरा वाला गलत हो गया। पहला सही है क्योंकि सोनार का प्रयोग जो है, इसका जो सोनार का अगर हम पूरे नाम की ही बात करें तो जो साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग्स है, या जो एक प्रयोग जो नौ चालकों द्वारा ये जो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है, और इसमें उच्च आवृत्ति की जो पराश्रित तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लिखा था कि अपसृत लिखा था ना, अपसृत तरंगों का नहीं, अपसृत का नहीं यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे किसका, उच्च आवृत्ति वाली जो पराश्रित को किया जाता है, अपसृत को नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक रहती, देखो एक वर्ड की मिस्टेक यहाँ पे थी बस। धुएं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, बताइए। मापो धुएं को, तो ये आपका रिंगेल मैन स्केल होता है। क्या होता है, रिंगेल मैन स्केल के द्वारा हम धुएं को माप सकते हैं। और इसका जो प्रकाश है फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिगेल मैन द्वारा किया गया था। जबकि जो सी बी में लिखा है साइक्रोमीटर, तो साइक्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, और क्रेसियोग्राफ से पौधों में वृद्धि नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अभिकथन दिया गया, कारण दिया, तो हम केवल अपने अभिकथन और कारण से मतलब है, ऊपर क्या लिखा कोई मतलब नहीं ना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चलिए देखते, ये तो बिल्कुल सही है पहला वाला। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा है। ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही है, मतलब दोनों तो हम बोल सकते हैं, ऑप्शन ए राइट है, ए तथा आर दोनों सही है। ए है जो आर की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग गैस के जो अणुओं का वेग से अधिक है, जिसके कारण भी वहाँ से पलायन कर जाते हैं। वही देयर इज नो स्पेस ऑन द मून बिकॉज the velocity of gas molecules is higher than the Scopes velocity on the moon, इस वजह से वहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या नहीं है वो बताना है। 54 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। समुद्र का नीला रंग होना वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि और हम जैसे बात करें तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन का उदाहरण है। पानी से भरे बर्तन से पड़ा एक जो सिक्का जो अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल सही। अब किसी में डालेंगे सिक्का, फिर देखना। जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो थोड़ा और छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती। बचपन से स्कूल में प्रोजेक्ट ये करते आ रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि आपका मलेरिया रोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह एक वायरस जनित रोग है। दूसरा लिखा है इसका वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है। तीसरे में लिखा है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, जिसे WHO ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। चौथे में लिखा है इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया था। तो 55 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। सी मतलब केवल पहला गलत है, बकाया तीनों सही हैं। इसका जो वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है, और R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, जिसे WHO ने हाल में अपनी मंजूरी भी दी थी। इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया था। सारे सही है, बट यह एक वायरस जनित रोग नहीं है, ऐसा वायरस नहीं। कितना वायरस पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि वैक्सीन तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी मंजूरी दी, जिसका ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। और इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और उपरोक्त में से सही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में पूछा है कि ने अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया है इसरो ने, तो वो बताना। ये आपका इन्होंने किया है कुलसेकरपट्टिनम में किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तमिलनाडु के
थूथुकुडी जिले के जो कुलेशेखरपट्टनम में अपना दूसरा इन्होंने स्पेस स्पोर्ट्स स्थापित कर रहा है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। तो यह जो स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रेक्षण जो वाहनों के लिए समर्पित होगा, बोल सकते हैं स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर हम 57 को देखते हैं। 57 में लिखा है कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे, चलिए थोड़ा छोटा कर ले, हाँ लिखा है इसमें कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसी विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे मानव तीसरा हो जाएगा कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसी विपरीत प्रभावित होने की संभावना होती है, तो वो मानव को होती है। किसको होती है? क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है ना, जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है। तो मानव में जितने में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना अधिक होती है। अगर कुछ चीज़ होती है तो सबसे पहले मानव ही इफेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में आया था? तो हमें सबसे बाद वाला चीज़ देखना। जैव विविधता अधिनियम देखेंगे तो ये सबसे बाद आया, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें ये आपका, चलिए सबका एक बार देख लेते हैं, जो पहले आ रहा है वो देख लो। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये अप्रैल 1973 में आया था, है ना। प्रोजेक्ट हाथी की बात कर लीजिए, प्रोजेक्ट हाथी आपका 1992 में। उसके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात कर लीजिए तो 1972 हो जाएगा ये। और जस्ट हम इसके जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे तो आपका 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा जैव विविधता अधिनियम ने, सॉरी 2002, दिसंबर 2002 ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए सबसे बाद में पूछा गया तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और जो सबसे पहले फिर से हम देख लेते हैं, एक बार मैच करते हुए चलेंगे। जो आपका सबसे पहले आया था तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था। फिर उसके बाद आपका आया था प्रोजेक्ट टाइगर, अप्रैल 1973 में आ गया था। फिर जस्ट उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी आया आपका 1992 में। तो ये ध्यान देना प्रोजेक्ट हाथी है वो 1992 में आया था। फिर उसके बाद जैव विविधता अधिनियम आया था दिसंबर 2002 में, मतलब 2002 में। और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए हमारा आंसर यहाँ पे सही था, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में लिखा है पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो ये की गई थी जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो 2002 में हुआ था, उसमें विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। ओके, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का एक प्रमुख मतलब मुद्दल जल, स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता थे और गरीबी हेतु ये विश्व एकजुटता कोष की स्थापना इसमें थी। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में 12 इसमें खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करें 2005 में आता एक पर्यावरण कोष बनाने और विकसित तकनीकी हस्तांतरण का निर्माण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है यदि कर्क रेखा, किसके बारे में? यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधियों में विभाजित कर सकती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, उष्ण तथा उपोष्ण, है ना। दो में अगर हम इसको, क्योंकि 23 जो ये कर्क रेखा मान लीजिए ये हो गई और 23 हाफ ये होगी आपकी अक्षांश रेखा, तो कर्क रेखा यही कहलाती है। यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट सकती है आराम से। उत्तरी भाग जो उपोष्ण हो जाएगा और दक्षिणी भाग आपका उष्ण हो जाएगा। ओके, हाँ, ऊपर का उपोष्ण, नीचे का उष्ण हो जाएगा। और भारत का जो लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में लिखा है हाल ही में भारत के तमिलनाडु, कहाँ पे? भारत के तमिलनाडु के रानीपेट में, हाँ रानीपेट ही लिखा, रानीपेट जिले के बालाजाय में तिलापिया पार्वो वायरस की घटना सामने आई है। इस वायरस से प्रभावित होने वाले भारत किस क्रम का देश है? तो मतलब और भी देश से प्रभावित हुए, तो भारत कौन से नंबर पे आया इसमें? तीसरे नंबर पे भारत प्रभावित हुआ था जो तिलपिया पारो वायरस से, यहाँ पे जो तीसरा था। इसके पहले नंबर पे चीन था, फिर दूसरे पे थाईलैंड था, फिर भारत पे इस प्रभावित कैटेगरी में आता था। क्या दरअसल यह वायरस जो मुख्य रूप से मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रहा था। और तिलापिया को गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। तो जब गरीब आदमी की मछली उनका यही भोजन है तो सिंपल सा है, तो आदमी भी इफेक्टेड होंगे।
और इसी कारण इसमें भारत भी तीसरे नंबर पे आ गया था इफेक्टेड कैटेगरी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिए गए, कौन कौन से सही है नहीं है वो बताना। उपरोक्त में से कौन से या सा सही है लिखा है। डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित विषाणु जनित रोग है। अच्छा, बिल्कुल सही है ना। हाँ, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है, ये भी सही है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के मुख्य लक्षण है, ये भी सही है। डेंगू का वाहक एंडीज इजिप्टी मच्छर, ये भी सही। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में लिखा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो बताना है। चलिए बताइए क्या है इसमें से। पक्षी का जो अध्ययन करते हैं हम ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, बिल्कुल सही है। वंशागति की बात करेंगे अगर तो वंशागति आपका जेनेटिक्स होता है। परजीवी की बात करेंगे, यहाँ तो नहीं है, परजीवी वाला एंटोमोलॉजी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म की बात करेंगे तो जीवाश्म आपका पैलियोबायोलॉजी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गलत कौन सा है, परजीवी वाला। दरअसल परजीवी जो जीवाश्म का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, यहाँ पे परजीवी का अध्ययन होता है। किसका होता है, कीटों का अध्ययन होता है, और परजीवी का नहीं होता इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। काफ़ी क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। सुमिलित नहीं है, फिर से बताना में कौन सा सुमिलित नहीं है। अदरक प्रकंद है, बिल्कुल सही है। अफीम, अफीम की डंडल होती जो वो उसका यूज होता है। सन की बात करें तो तना होता है। लौंग का फल नहीं होता, ये फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला आपका रॉन्ग था। 65 क्वेश्चन नंबर। कथन सही बताना है, कौन सा सही होगा 65 में। इसमें लिखा है गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत वाल्टर सूटन तथा बॉबेरी ने दिया था। किसका, गुणसूत्र का जो वंशानुगत का सिद्धांत था वाल्टर सूटन तथा बॉबेरी ने दिया था। डीएनए की जो द्वीप कुंडली संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फिशन ने किया था। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई एक जीन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का आपका सी राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ केवल तीसरा वाला गलत है और आपका पहला, दूसरा, चौथा सही है। सी दरअसल इसलिए गलत है क्योंकि हमारे शरीर की जो मतलब यहाँ पे कौन सा लिखा था, हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फिशन ने नहीं किया था, है ना। ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था ना, फ्रेडरिक फिशन्स ने नहीं किया था प्रयोगशाला डीएनए का संश्लेषण, इस वजह से वो आपका गलत हो जाएगा। बकाया सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में बताना है कौन सा सही है उपरोक्त में से कथन। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, यह शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं। तो इसका ए हो जाएगा। 66 का ए ही है क्योंकि एंजाइम है वो एक उत्प्रेरक होते हैं जो विशेष जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं। सामान्यतः एंजाइम उन्हीं स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ना कि सभी स्थानों पर, है ना। इसमें लिखा था सभी स्थानों पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। लघुत्तम वर्धन की बात करना है कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम जीवोम है। तो लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम आपका टुंड्रा है। टुंड्रा बायोम का जो वर्धन काल लगभग 50 दिन से भी कम होता है और इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्र में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पाया जाता है जहाँ पर हम बात करें कि वर्ष भर जो सूर्य ताप या सूर्य का जो प्रकाश का अभाव रहता है, तो जिस कारण ये वनस्पति विकास में भी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। अभिकथन दिए गए, कारण दिए गए। चलिए देखते हैं क्या कौन सा सही हो रहा है। लिखा है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे ए वाला, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या भी कर रहा है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा है, नकारात्मक प्रभाव ऐसे होंगे ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि उद्योग बढ़ाना पड़ेगा, आवास बढ़ाने पड़ेगा, नगरीकरण करना पड़ेगा। अब जब नगरीकरण करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब जंगलों को काटेंगे, तो ये वन क्षेत्र पे तो इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
69 क्वेश्चन नंबर देखा है, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार है। कोपेन के अनुसार हमें बताना है, तो ये आपका CWG टाइप का है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो शुष्क शीत जो वाला मानसून प्रकार है, जिसको हम CWG कह सकते हैं, शुष्क शीत। ओके। और AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, जैसे AW लिखा है पहले में। AH की बात करेंगे तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत मानसूनी जलवायु है। AMW की बात करेंगे, लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कौन सा वायुम सबसे कम जैव विविधता का तथा जैव भार वाला वायुम है? तो ये आपका बी हो जाएगा। टुंड्रा जो वायुम है, ये टुंड्रा वायुम का जो विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और जहाँ पर ये वर्ष सूर्यताप का जो अभाव रहता है, और जिस कारण वर्षा भी ना के बराबर होती है यहाँ पे। और ये परमाफ्रॉस्ट, मतलब हम बोल सकते हैं हिमाकृत जो धरातल कम से कम 2 वर्षों तक जो कारकों से इस वायुम में प्राथमिकता उत्पादन अति शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है, निम्नलिखित किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झांझा होने की अधिक संभावना रहती है? तो ये आपकी रहती है कपासी वर्षा बादल जब होते हैं तो उनके साथ ओला है, तड़ित झांझा, ये सब की अत्यधिक संभावना रहती है। 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 72 में लिखा है, सूर्य मिशन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए 4, तो बताना क्या सही है क्या नहीं। सूर्य मिशन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है क्या है, और सही बताना है। आदित्य L1 को 2 दिसंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और इसे जो है PSLV C57 प्रेक्षायान से प्रक्षेपित किया गया था, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लगेगा इसमें, हाँ ये भी सही है यहाँ पे बिल्कुल। और आदित्य L1 के साथ 6 पेलोड भेजे गए थे, नहीं यहाँ पे डी वाला ये वाला आपका सही है, क्योंकि इसके साथ जो 6 पेलोड नहीं भेजे गए थे, कितने भेजे गए? 7 पेलोड भेजे गए थे, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य के प्रकाश का, जबकि 3 सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे, और बकाया सारी चीज़ें सही थी आपके। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। 73 में लिखा है कि आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले में लिखा है, आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। क्या बोला कि जो आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है, और इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी। 73 का ए हो जाएगा, केवल यहाँ पे एक ही सही है। आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला एक पोर्टेबल अस्पताल है, ठीक है। और इसकी स्थापना जर्मनी में नहीं, ये भारत में हुई थी। और कहाँ पे? भारत के जो गुरुग्राम मतलब हरियाणा में की गई थी। और ये क्या करता है, आरोग्य मैत्री अस्पताल जो ना 8 मिनट में सक्रिय हो जाता है, और इसे कभी भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे आपदा आ रही है कहीं, है युद्ध से क्षतिग्रस्त सैनिक हैं, कहीं भी कुछ भी चीज़ें, तो इस टाइम पे ये इसको वहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोग हैं, मरीज जो रहेंगे, कहीं भी कुछ भी मतलब डिजास्टर होता है तो उसके लिए हो सकता है। 74 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस, तो ये ध्यान देना, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस थी वो इंडिया गेट से, दिल्ली में जो इंडिया गेट से चलाई गई थी, और हरी झंडी दिखाई गई। तो किसने से हरी झंडी दिखाई थी ये बता दो। ये हरदीप सिंह पुरू ने दिखाई थी ना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री आपके हरदीप पुरी हैं, जो इन्होंने 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जब इंडिया गेट से जो पहली हाइड्रोजन ईंधन बस थी उसको हरी झंडी दिखाई। और हाइड्रोजन इसका जो ईंधन बस है वो इसको 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का तक पहुंचने का भारत का एक लक्ष्य भी रखा। एक टाइप से हम देखें तो एक सकारात्मक कदम ही है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है इसको। और क्या ये पॉल्यूशन भी नहीं करता, जीरो एमिशन पे है, तो बहुत अच्छी पहल है ये। कोले आर्द्रभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कोले आर्द्रभूमि, और ये इसमें से कथन बताना है, 2 दिए गए, कौन से सही है कौन से नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है, पहले में कोले आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। चलिए पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरे में लिखा है, वर्तमान समय में एक विदेशी आक्रामक प्रजाति केम्बुम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रही है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, पहला और दूसरा सही है। थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, इस टाइप के वर्ड आते हैं तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो कोले एक आर्द्रभूमि है
जो केरल राज्य में स्थित सबसे बड़ा आर्द्र उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और जो दक्षिण में चलाकुडी नदी के उत्तरी तट के उत्तर में भरतपुजा जो नदी है उसके तट तक विस्तृत है इसका। और वर्तमान में एक विदेशी जो आक्रामक प्रजाति है कोम्बा, ये कोम्बा फुरफुटा के खतरे का सामना कर रही है। तो इस कारण से आपका ये चर्चा में थी वर्तमान में, करंट में, तो ये क्वेश्चन है यहाँ आपका डाल दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 की बात करते हैं। 76 में क्या लिखा है, आपके दो स्टेटमेंट दिए गए और दो बताना है सही है या गलत है। डकार घोषणा 2023 कौन सी? डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किया गया था। 76 का ए हो जाएगा आपका, केवल पहला है यहाँ पे सही है, क्योंकि जो COP28 जो कि विश्व की जो अरब अमीरात के दुबई में हुआ था इस बार का है, उसने इससे पहले ये विश्व के सबसे कम विकसित जो 46 देशों द्वारा ये डकार घोषणा पत्र 2023 द्वारा जारी किया गया था, जिसमें उनकी जो प्राथमिकताएँ हैं उनको अपेक्षाओं को रेखांकित किया गया था, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ें, एक एजेंडा था उनका। हम बात करेंगे हॉप स्पॉट की। अब हॉप नहीं, आई थिंक यहाँ पे हॉट होना चाहिए। 77 क्वेश्चन नंबर, अच्छा हॉप ही है, हॉट भी होता है। हॉप स्टॉप स्पॉट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हॉट ही स्पॉट होगा यार, वो हॉप नहीं हॉट होगा। अच्छा हॉप ही है, इंग्लिश में भी यही लिखा है। चलिए ठीक है, तो इसमें भारत के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो बताने में, तो ये ऑप्शन इसका 77 का आपका सी हो जाएगा। सी का मतलब दूसरा और चौथा सही। लक्षद्वीप आ जाएगा इसमें, पश्चिमी घाट आ जाएगा। हॉप स्पॉट की अगर हम अवधारणा की बात करें तो 2009 से ये डॉक्टर साल्विया अल ने इसको IUCN के साथ संयुक्त रूप से किया था। और हॉप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र होता है जहां समुद्री वनस्पति और जीव को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो भारत के अंडमान निकोबार और द्वीप समूह ये आपका तथा लक्षद्वीप, ये दोनों आपके हॉप स्पॉट से चिन्हित किए गए थे। इस वजह से ऑप्शन आपका सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। दूध या दुग्ध उत्पादों में से वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा नापता है? बताइए, ये तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे ना। हाँ यहाँ पे देखो दूध लिखा है या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा पूछा है, मतलब जो हम उसको फैट मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर से करता है, लैक्टोमीटर नहीं करना। दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से कि दूध कितना शुद्ध है या अशुद्ध है। और यहाँ पे हम उसकी फैट की बात कर रहे हैं, फैट मेजर करना है तो ब्यूटीरोमीटर के द्वारा किया जाता है। लैक्टोमीटर से उसका घनत्व या मतलब दूध की शुद्धता इस टाइप की मान नापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है कि आपके ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम बताना। क्या ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? तो ये हो सकता है पहले वो नलिका बनाएगा, फिर अवनालिका होगा, फिर धीरे धीरे घाटी बन जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो इस टाइप से ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं से सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे अत्यधिक व्यावसायिक महत्व तो नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे वृक्ष हैं, वृक्षों की जो बहुरूपता आदि ये सब आते हैं। क्योंकि इन वनों की जो लकड़ियाँ हैं ना वो अत्यधिक कठोर और बहुत अधिक दलदली भूमि में संघन रूप से पाए जाते हैं। तो ये व्यावसायिक महत्व निम्न है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 में लिखा है कार्टाजेना के बारे में। क्या लिखा है? कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 81 का आपका बी हो जाएगा। आधुनिक जैव तकनीकी के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है, तो कार्टाजेना क्या था आपका? कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक उद्देश्य है और आधुनिक जो जैव तकनीकी के जो संभावित खतरों में से जैव विविधता की रक्षा करना। क्योंकि इतना आधुनिक टाइम पे इतनी चीज़ें बढ़ रही तो उनकी सुरक्षा के लिए भी कार्टाजेना जैसे एक सुरक्षा प्रोटोकॉल भी चलाए जा रहे हैं। भारत में मृदा अपक्षय, क्या बात करना कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये 82 का आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे केवल 2 वाला मतलब वनोन्मूलन से है। भारत में जो मृदा अपक्षय समस्या है वनोन्मूलन से। सीढ़ी जो नुमा आपकी जो कृषि है
सीढ़ी कृषि से मृक्षारण किसमें कमी होती है, मतलब कम मिट्टी बहेगी, ह्रास कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन से सही है कौन से नहीं है, और सही बताना है। गुठली त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, नहीं ये तो पहले ही गलत हो गया। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही गलत है। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर डी हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, तो पहला तो इस वजह से गलत हो गया था। जबकि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है, तो इस प्रकार आपका एक और दोनों ही गलत हो गए थे, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात की गई थी और वहाँ पे त्वरण की बात की गई थी, तो दोनों गलत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में आपका अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया, बताना है कौन सा सही है। लिखा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये तो आप तो सही कर दोगे, पहला तो रीड ही करके सही हो गया। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नहीं ये गलत है भैया, लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक नहीं होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये गलत मत कर देना है ना। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कम होने का मतलब ये बेस्ट फैल कम पाता है, प्रकीर्णन का मतलब ऐसे समझ लो हिंदी में कि फैलता कम है और दूर तक फोकस करता है, सिग्नल इसलिए दिखाई देता है, मतलब एक डायरेक्शन में सीधा चलता है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाना है ना, इसलिए दूर से स्पष्ट ये दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथनों पर विचार करने और 4 स्टेटमेंट दिए गए 85 में, तो कौन से सही है कौन से नहीं वो बताने हैं आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते। लिखा है पहले में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और चौथे में लिखा है इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 85 का आपका सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2, 3, 4 सारे सही हैं, बट पहला आपका गलत है। व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते, भाई दूरदृष्टि दोष है, कहाँ से देख लेगा, है ना। व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो इसमें बताना था हमें कौन से कथन सही है। हाँ, तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर के जो पिंड तो स्पष्ट दिखाई देते हैं परंतु नज़दीक के नहीं। यह दोष आँख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण रहता है या कार्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका यूज होगा, उत्तल लेंस का, जबकि इसमें जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे न बनकर पीछे बनता है। तो आपके यहाँ पे 1, 2, 4 जो भी है सही है, यहाँ पे आपके 1, 2, 4 सही हो जाएंगे, मतलब 1, 2, 4, हाँ पहला भी सही है, ऐसे गलत हो गया। 1, 2 और 4 आपके सही, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट हो जाएगा, सी 1, 2, 4, सी मुंह से बोल रहा था, टिक गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखना है। इंद्रधनुष का बनना में से किस क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है, तो इसमें आपका होता है, किसका होता है, तीनों का होता है। परावर्तन भी होगा, पूरा आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन द्वारा जो वर्ण विक्षेपण भी होगा, तो ये इंद्रधनुष का बनना, परावर्तन, पूरा आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें होती हैं। 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रडार एक ऐसी प्रणाली है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। दूसरा लिखा है रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषतः रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो 87 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। दोनों ही सही है यहाँ पे, बोथ आर इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। रडार एक ऐसी प्रणाली जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, और रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब दरअसल क्या है ना कि जो रडार होती है, इसमें जो वस्तु की ऊंचाई, दिशा, गति सभी का पता लगा लेते हैं, वो तो फिर रडार ही किस काम का। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। अच्छा, बहुत स्लो हो गया ना। दोनों कथन बताने सही है गलत लिखा है। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसोल है। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। 88 का ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। केवल यहाँ पे पहला सही है, ब्लैक कार्बन एक ठोस कण एरोसोल है, और यहाँ पे एक सही हो जाएगा। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो वातावरण को गर्म करने में
योगदान देता है। तो ये ब्लैक कार्बन का एक ठोस कण है, एरोसोल, है ना। इसे आमतौर पर हम कालिक के रूप में भी जानते हैं। यह वायु प्रदूषण का एक रूप है जो अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में लिखा है कोयला ध्रुवीकरण के संबंध में सही कथन बताना है। तो यहाँ पे कोयला ध्रुवीकरण के संबंध में सही कथन की बात करें, 89 का सी हो जाएगा। यह डीजल और गैसोलीन की उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है। क्या है? कोयला ध्रुवीकरण के संबंध में यह डीजल और जो आपके डीजल के साथ साथ गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है, जो कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए काफ़ी सस्ती हो सकती है। इस वजह से इसको ध्यान दिया जा रहा है इस पर। क्वेश्चन नंबर 90, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना। चलिए देखते हैं क्या है। एसीटीन की बात करना है। एसीटोन क्या है? एसीटोन है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, द्रव अमोनिया है। तो इसको मैच करना है किससे होगा? एसीटोन को अगर आप मैच करेंगे तो एसीटोन आपका नाखून पॉलिश, ये जो अब सारक हैं इस टाइप की चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए का कहाँ पे आ जाएगा? तीसरा। ए का तीसरा देखना है आपको। और फिर इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे तो ये आपका अग्निशमक में यूज होता है। कहाँ पे? तो बी का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला राइट है। पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। हाइड्रोपेरोक्साइड की बात करेंगे तो ये घावों की मरहम पट्टी के लिए यूज होता है। द्रव अमोनिया आपका ये प्रशीतक है। क्या है? प्रशीतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पे आपका हो गया था ऑप्शन बी। 91 में लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। वो कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक प्रजाति के जो पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को हम कहते हैं। ऐसा नहीं है, कि 91 का आपका जो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसको हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। स्वपारिस्थितिकी, ओके। पारिस्थितिकी कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जिसमें हम भौतिक ऊर्जा, है ना, जैविक संगठनों के मध्य अंतर क्रियाएँ करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के हम पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में फिर से आपका पारिस्थितिकी निकेत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा इसमें से असत्य कौन से? 4 स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा गलत है वो बताना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है, बिल्कुल सही। निकेत का मतलब ही आवास है, निवास है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका ग्रीनेल्स ने किया था। ये भी सही है, ग्रीनेल्स ने इसको यूज किया था। एक निकेत में पौधे एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियाँ और उपजातियाँ एक साथ निवास करती नहीं, ऐसा नहीं भाई। अपने घर में तुम किसी को रहने दोगे? नहीं। तो ऐसा नहीं होता। निकेत एक सूक्ष्म आवास है, ये बिल्कुल सही, जिसमें पौधे और जीवों की एक ही प्रकार की जातियाँ और उपजाति निवास करती है। मतलब एक ही प्रकार के, मतलब वो फैमिली मेम्बर्स ही हो गए ना। तो अपने घर में तुम फैमिली मेम्बर्स ही रखोगे, एक आध दिन कोई आ गया ठीक लगा, हमेशा थोड़ी रहने दोगे। तो ऐसे ही निकेत का भी संदर्भ वही कि एक ही प्रकार के रहते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी सही है। आपको किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। ठीक है। तो 92 का आपका सी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो कब होता है उल्टा? संख्या का पिरामिड वो है आपका गन्ने के परितंत्र में उल्टा होता है ना। गन्ने का जो परितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि जो गन्ने का परितंत्र एक प्रकार का परजीवी परितंत्र होता है। उल्टा संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती रहती है और इस प्रकार पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है और यह जो पिरामिड है आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में, किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में संबंधित है। तो कौन सा एक सम्मेलन हुआ था जो हम प्रवासी पक्षियों के, मतलब जो आपके माइग्रेट्स स्पेसीज हैं उनके लिए किया गया? तो 1979 का आपका जो बॉन समझौता हुआ था, बॉन कन्वेंशन 1979 इज रिलेटेड टू द कन्वर्सेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ओके। तो ये आपका जो प्रवासी सम्मेलन से प्रजातियों के संरक्षण की बात करेंगे, 1979 वाला बॉन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। सुमिलित नहीं है इसमें, ये ध्यान देना। सुमिलित, एक मिनट भैया ये चला जाता है। सुमिलित नहीं है वो मैच करना है। क्षेत्र दिए गए, उनके मुख्य संसाधन दिए गए। 95 का क्या हो जाएगा वो बताना है।
मध्यगंगा मैदान की बात करेंगे तो मृदा संसाधन बिल्कुल सही है यहाँ पे। मालाबार तट की बात करेंगे तो मालाबार तट आपका जल संशोधन संसाधन है, बिल्कुल सही। कोल्हान की बात करेंगे खनिज संसाधन, ये भी सही है। कच्छ वन संसाधन नहीं, कच्छ में वन संसाधन नहीं है, खनिज संसाधन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खनिज के लिए जाना जाता है, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है कि अभिकथन दिए गए अभिकथन है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं। कारण में लिखा है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अभिलेय अवक्षेप नहीं कर बनाते हैं। तो 96 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ये दोनों सही हैं क्योंकि यहाँ पे कारण और अभिकारण और आपका कारण दोनों सही, क्योंकि जो अपमार्जक में जैसे हम साबुन है ना, साबुन थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ ही है। कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अभिलेय अवक्षेप नहीं बनाते। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक ये तेल है या गंदगी जो भी लगी है बहुत आराम से इसके जो जल का जो पृष्ठ तनाव घटा देते हैं और इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित 4 कथन दिए गए, कौन कौन से सही है नहीं है वो बताने। लिखा है चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, बिल्कुल सही था ये, है ना, 100% सही। इसे रॉकेट LV-M3 M4 द्वारा भेजा गया था, तो यहाँ पे आई थिंक ये भी सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का ये तीसरा देश है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, अभी बताते हैं तीसरा नहीं है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला भारत का बन गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा, क्योंकि ये यहाँ पे तीसरा इसलिए गलत हो गया कि कह रहा भारत तीसरा स्थान है, नहीं भारत यहाँ पे तीसरा स्थान नहीं है, यहाँ पे भारत चौथा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो पूरा अमेरिका था, रूस है, चीन है, फिर उसके बाद भारत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा है निम्नलिखित पर विचार करना है कथनों पर और कौन सा सही है वो बताने। 2 स्टेटमेंट दिए गए, कुछ नहीं खास नहीं है। क्वेश्चन लिखा है PVWRS फर्स्ट गेहूं की एक नई किस्म है, इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया था, तो 98 का आपका ए हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। PVWRS फर्स्ट गेहूं की एक प्रजाति तो है, लेकिन इसको आपका चेन्नई विश्वविद्यालय ने इसको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया था। मोस्टली इसमें क्या ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है और रक्त का प्रभाव करता है, इस वजह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट गेहूं की एक प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 150 क्वेश्चन, ये बात तो सही है, काफ़ी ज़्यादा देते हैं UPPCS वाले, 100 क्वेश्चन तक सफिशिएंट रहता है, 150 मतलब 2 घंटे में। चलो कोई नहीं, करना तो है। हाल ही में दी गई एक अध्ययन के अनुसार पारकाचिक ग्लेशियर, कौन सा पारकाचिक ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, यह ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो 99 का यहाँ पे बी हो जाएगा। जो पारकाचिक ग्लेशियर है वो आपका लद्दाख में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। हाँ झीलें भी इसके आसपास हैं। 100 में लिखा है कि आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताने कौन कौन से सही है या नहीं है। तो पहले में लिखा है कि मत्स्य 6000 एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, तो 100 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। सी का मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है ना, क्योंकि जो भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी जिसको मत्स्य नाम से दिया गया, मत्स्य 6000 विकसित है, जो गहरे समुद्र में खनिज के 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक ले जा सकती है, और इसका जो विकास है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 101 पे पहुँच गए हैं और ये इसके बाद 50 क्वेश्चन और हैं। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई थी, तो G20 जो पर्यावरण सब्जेक्ट पर जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, 101 का 1 हो जाएगा आपका। 101 का चेन्नई में ये की गई थी, 28 जुलाई 2023 को ये चेन्नई में की गई थी, और जिसमें जीवाश्म ईंधन से
जिसमें जीवाश्म ईंधन से संक्रमण का प्रमुख मुद्दा रहा था। 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मानव शरीर में सार्वत्रिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम बताना है। कौन कौन से तत्व मानव शरीर में सही क्रम में पाए जाते हैं। 102 का आपका डी हो जाएगा। ऑक्सीजन है पहले, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। तो इस टाइप से इनका अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आपका 65% हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कार्बन की बात करेंगे तो 18.5% आ जाएगा। हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे 3.2% पाया जाता है। ओके, तो इस कारण से आपको ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो हाइड्रोजन का था, सॉरी, सबसे पहले ऑक्सीजन 65%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, इसके बाद आपका नाइट्रोजन 3.2%। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 में क्या लिखा। आर्कटिक मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है कि आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया? टुंड्रा बायोम है, उसको हम आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जानते हैं। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार ये बायोम है, इस वजह से इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा असत्य कथन बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, दोनों में से कौन सा सही है नहीं है वो बताने। लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। देखते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम जो है लिंडेमान ने दिया था। यहाँ पे देखिए असत्य बताना तो असत्य आपका पहला वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज राइट है, केवल पहला, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण एक दिशीय होता है, चक्रीय नहीं होता। ये चीज़ें पहले बता चुके हैं आई थिंक। और दूसरा वाला आपका सही, ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का जो नियम है लिंडेमान ने दिया था। मतलब ऊर्जा एक से दूसरे में जा रही तो 10% का उसका ह्रास हो जाता है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में लिखा है राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पहले आया था, फिर उसके बाद कौन। चलिए सबसे पुराना जो जिम कॉर्बेट है उसी को देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट आपका 1936 में स्टेबल किया गया था। फिर इसके बाद आपका जिम कॉर्बेट के बाद आपका कान्हा आया था। कान्हा कब बना था? तो 1955 में। कहाँ गया कान्हा? इसको 55 सीधे लिख देते हैं ना, आप 1955 समझ लेना। कान्हा के बाद आपका काजीरंगा आया था। तो काजीरंगा की बात करेंगे तो 1974 काजीरंगा 1974। देन इसके बाद आपका साइलेंट वैली की बात करेंगे तो आपका 1984 में ये बना था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट 1936 और उसके बाद आपका कान्हा 1955, उसके बाद काजीरंगा 1974, साइलेंट वैली 1984। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। सोनभद्र है वो आपका एक नम भूमि क्षेत्र वाला है। लगभग यहाँ पे 5.08% तक ये आर्द्र भूमि पाई जाती है। तो ये सर्वाधिक वाला और सबसे कम वाले की बात करेंगे तो आपका जो बागपत है, हाथरस है, ये 0.18% ही यहाँ पे आर्द्र भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। क्या कथन सही है क्या नहीं है। लिखा है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। तो 107 क्वेश्चन नंबर का आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब हो गया यहाँ पे पहला दूसरा चौथा सही है आपका, और हमें सही बताना था यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्थापना की बात करें एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है 18 अक्टूबर 2010 को, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में, और इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय जैसे आपका भोपाल हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता, चेन्नई में है। जबकि जो जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। जो आपका भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में इसको बाहर रखा गया अधिकार क्षेत्र से। तो चलिए इस वजह से ऑप्शन आपका डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 108
लिखा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों में से बताना कौन से सही है कौन से नहीं है। लिखा है जो अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद लिखा है कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का केवल दूसरा ही सही है और पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और उसमें लिखा था सबसे बड़ी है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो आपका एक्ट हो जाएगा, मतलब लीवर हो जाएगा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें आपका एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं, तो वो तो सही था दूसरा वाला, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। अभिकथन दिए गए, कारण दिए गए, देख लो क्या सही है। 109 लिखा है इसमें जो अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और कारण लिखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 109 का आपका ए सही है। ए में लिखा है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस हाँ कहा जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सबको पचाने के एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110 देखते हैं। विटामिन के संबंध में कौन से सही नहीं है, ये पूछा हमसे, चलिए देखते हैं, अंडरलाइन कर लिए, सही नहीं है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, बिल्कुल सही है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, आई थिंक ये भी राइट है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा, अभी बताते हैं। विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, बिल्कुल सही है ना। विटामिन जटिल जो कार्बनिक यौगिक तो होते हैं जो कि शरीर में उपापचय क्रियाओं को जो उत्प्रेरकों की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, तो अधिकांश विटामिन जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और इसलिए इन्हें हम पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं। मतलब कुछ तो बॉडी में बन जाते हैं लेकिन कुछ बाहर से लेने पड़ते हैं, इनकी जो आवश्यकता पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। और बी और सी आपका जल में विलय है। बी का मतलब बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं तो आप बी अकेला लगा दें। हाँ, जो भी बी फैमिली के आएंगे। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। लिखा है पीयूष ग्रंथि मतलब प्यूटरी ग्लैंड है वो को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन या तो अंतःस्रावी ग्रंथियां का नियंत्रण करते हैं। तो 111 क्वेश्चन नंबर का आपका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और क्योंकि इसके जो कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तो सही है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु जनित नहीं है, तो कौन सा एक रोगाणु जनित नहीं है। 112 का डी हो जाएगा, डेंगू है वो आपका रोगाणु जनित नहीं है। टाइफाइड है, डिप्थीरिया, फ्लैग जीवाणु जनित है, लेकिन डेंगू आपका विषाणु जनित रोग है। कैसा है, डेंगू विषाणु है बकाया, सब आपके कैसे जीवाणु जनित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। लिखा है बेरी बेरी रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बेरी बेरी रोग भी या वो तंत्र का तंत्र प्रभावित होती है इससे, है ना। मुक्त आहार में थायमिन की कमी होने से ये होता है, और जैसे पॉलिश किए हुए चावल खाना है, थायमिन से इसे बहुत सी मात्रा में पाया जाता है, तो इसके सेवन करने से व्यक्तियों की बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। थक तो गए यार, ये बात तो सही है क्योंकि 2 घंटे प्लस की क्लास हो जाती लगभग इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में। यही सही सुमिलित नहीं है तो कौन सा नहीं। 114 क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करता है, बिल्कुल सही। कोबाल्ट 60 आपके कैंसर से रिलेटेड। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की जो सक्रियता करता है, बिल्कुल सही। सोडियम 24 आपका रेटिनल दोषों का उपचार नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि सोडियम जो 24 है अच्छा रेटिना दोषों का उपचार, हाँ सोडियम जो 24 है एक जो व्यतिक्रम से संबंधित होता है, ना कि रेटिना से। किससे, रक्त व्यतिक्रम से संबंधित। 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। मक्के में सफ़ेद काली रोग बताइए। मक्के में जो सफ़ेद काली रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आपका ए हो जाएगा, जस्ता की कमी से हो जाए। किसकी कमी से हो जाता है, जस्ता की। 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्रिस्पर्स तकनीकी क्या है, आपको क्रिस्पर्स तकनीक के बारे में बताना क्या है, तो यह एक जीन एडिटिंग तकनीकी क्या है,
यह एक जीन एडिटिंग तकनीकी है जिसका उपयोग जीन में मौजूद जानकारी को बदलने या किसी जीव को जीनोम को बदलने के उद्देश्य से किया जा सकता है। वास्तव में किस पर डीएनए के हिस्से ही है और कुछ नहीं है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 117 अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। लिखा है नमक और बर्फ में मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण लिखा है नमक बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। आई थिंक ये बिल्कुल राइट है, दोनों सही है, क्योंकि देखना कभी भी जो नमक बर्फ़ रहेगी हल्की सी, उसमें साल्टी रहती है, नमक रहता है, क्योंकि वो उसको पिघलने को कम कर देता है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अपद्रव्य जैसे नमक हो गया, सोडा, इन सब में क्या ना मिलने से द्रव्य का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, जबकि गलनांक कम हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक या सोडा मिलाते हैं तो क्या होता है, बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 तक हो जाता है। तो सिंपल से क्या, इससे क्या होगा, बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। एरिडोसोल मृदा की बात करेंगे तो इसका विस्तार है वो आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है ना, क्योंकि जो लवणीय और क्षारीय जो मिट्टी होती है, ह्यूमस और जल का अभाव भी होता है इसमें, तो यहाँ पे पाया जाता है रेगिस्तान। ये क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। 119 में आपका क्या है, इसमें लिखा है एल्युमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीयकरण प्रदूषक हैं। तो कौन से जैव अनिम्नीयकरण प्रदूषक हैं? ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। पहला और तीसरा सही है, एल्युमिनियम और आर्सेनिक आपके अनिम्नीयकरण प्रदूषक हैं। जैव अनिम्नीय प्रदूषक आसानी से सरल उत्पादों में परिवर्तन नहीं हो पाते, जैसे डीडीटी है आपका कीटनाशी है, एल्युमिनियम एवं आर्सेनिक कृषि उत्पादित जो अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण है। 120 क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 120 में लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120 का। लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, बिल्कुल सही है। एप्सम जो होता है, एप्सम सॉल्ट सोडियम सल्फेट होता है, नहीं एप्सम सॉल्ट सोडियम नहीं होता, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है क्या, सॉरी ये क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, नेचुरल है। तो एप्सम सल्फेट क्या होता है, ये सॉल्ट वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और ये तो गलत हो जाएगा। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सही है। बासिंग सोडा की बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला गलत हो जाएगा, हमें गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा निम्नलिखित प्राकृतिक रबर की बात करना। तो प्राकृतिक रबर इसमें से कौन है, वो आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन होता है, प्लास्टिक की रबर है, क्योंकि ये क्या ना प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है, जो रबर के ब्रश से जो लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। और सभी जो संश्लेषित रबर होते हैं, और कौन से नियोप्रीन है, पॉलीस्टायरीन है, ड्यूरप्रीन है, ये आपका संश्लेषित रबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। सही सुमेलित बताना है, कहीं सही सुमेलित कौन सा है। तो साइक्लोनाइट की बात करेंगे तो ये RDX है, बिल्कुल सही है, और इसमें दूसरे देशों में दूसरे नामों से जाना जाता है, तो ये मैंने डिस्कस किया था पुरानी क्लास में, आप लोग ध्यान करना। नोबल तेल की बात करेंगे, नोबल तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ये भी सही है। गन कॉटन की बात करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज है, ये भी सही। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑल इज डी इज राइट हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 में क्या है, 123 में लिखा है निम्नलिखित से किस एक का व्यापारिक नाम वुड स्प्रिट है। तो वुड स्प्रिट किसका नाम है, मिथाइल एल्कोहल है वो आपका, उसका नाम वुड स्प्रिट है। इसका जो फॉर्मूला होता है CH3OH होता है आपका, है मिथाइल एल्कोहल। एक ये जो व्यापारिक नाम है इसका वुड स्प्रिट है ना, क्योंकि शुरू से यह मुख्य रूप से लकड़ी के जो भंजक श्रवण से ही प्राप्त किया गया, इसको इसलिए वुड स्टिक रखा गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। चलिए करिए। लिखा है DDT के बारे में, DDT किससे मैच करोगे, तो DDT एक कीटाणुनाशक है ना, तो पहले का ये तीसरा हो जाएगा, तो पहले का तीसरा। फिर एस्पिरिन की बात करेंगे तो एस्पिरिन आपका जोरेंसिन होता है, तो बी का
बी का यहाँ पे पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी का चौथे पे जाएंगे। मेथाइल आइसोसाइनेट एक विषैली गैस है जो आपके भोपाल कांड में हुआ था, आप लोग ध्यान कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे तो ये आपका अग्निशमक होता है। हाँ, वो भोपाल त्रासदी जो हुआ था उसमें आपका जो मिथाइल आइसोसाइनेट हम ऐसे MIC बोलते हैं यही हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए इज राइट हो जाएगा, मतलब पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। तत्व दिए गए और सूची दी गई है। सूची फर्स्ट, सूची को सेकंड से मिलाना है। तत्व दिए गए, एस के दिए गए हैं, कौन सा किससे मैच करेगा। मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज क्या पायरोलुसाइड है, क्या है ये मैग्नीज जो पायरोलुसाइड से मैच हो जाएगा। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर आपका एजुराइड से हो जाएगा। और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम आपका क्रायोलाइट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, क्रायोलाइट से। मरकरी शनिवार से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, मतलब डी में क्या लिखा, पहले का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे पहुँच गए हैं। 26 में अभी थोड़े से करंट के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे आपके, टोटल ही करंट के रहेंगे आई थिंक। जुलाई 2023 में एडगर रिकेबिक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो जुलाई 2023 में बने हैं ये लाटविया के राष्ट्रपति बने हैं ना। एडगर रिकेबिक्स हैं जो यूरोपीय देश है लाटविया, उसके राष्ट्रपति बने हैं। और यूरोपीय संघ देशों में ये पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं ना। हाँ, ये गे प्रेसिडेंट है, समझ लीजिए। जुलाई 2023 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। तो ये आपका बना है इंदौर, ऐसा है जो 2023 में इन्होंने EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला निकाय बन गया। EPR क्या है, ये विस्तारित उत्पादक जो उत्तरदायित्व होता है अर्जित करने की यह उपलब्धि है। इंदौर का जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के सफल क्रियान्वयन के कारण यह हुआ, क्योंकि इंदौर देख लो 3-4 साल से लगातार फर्स्ट रैंक हासिल कर रही है स्वच्छता के क्षेत्र में, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, तो वो इंदौर ही रहती है। 128 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 128 क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए। इसमें लिखा है जुलाई 2023 में ऑल इंडिया टाइगर, क्या है, जुलाई 2023 में ऑल इंडिया टाइगर इंटीमेशंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में। बहुत क्वेश्चन फेवरेट है, ये पूछा जाता है। ये मध्य प्रदेश में इसकी संख्या है सबसे ज़्यादा, लगभग यहाँ पे 785 है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जो संख्या बढ़कर 3682 भी हो गई है टोटल बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो वो प्रथम देश बना है वो आपका कौन बना है, न्यूजीलैंड है ऐसा, जिसने सिंगल जो प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया। और ये जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु न्यूजीलैंड द्वारा यह कदम उठाया गया था। ठीक है, हाँ, ये न्यूजीलैंड जैसे देश तो बहुत अच्छे ये कदम उठाते ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। जुलाई 2023 में G20 किसे, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था आपका चेन्नई में। कहाँ पर किया गया था, चेन्नई, जो ये आयोजन चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131 क्वेश्चन नंबर है। इसमें लिखा है जुलाई 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट, क्या, वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब हम FDI की बात करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो अंतर प्रभाव वाले देशों में USA प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये अंकटाड के द्वारा की जाती है ना। किसके द्वारा की जाती है, अंकटाड के द्वारा। तो इसमें USA आपका प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। जुलाई 2023 की बात है कि भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इसमें किया गया था आपका तुर्कमेनिस्तान को यहाँ पे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मोस्टली इसका जो है ना वो सम्मेलन था ये वर्चुअली हुआ था, वैसे बैठक नहीं हुई थी, हाँ कॉन्फ्रेंस का। तो जिमैक्स 2023 क्या है, एक तरीके का आप बता सकते हैं, ये समुद्री युद्धाभ्यास है। जिमैक्स 2023 है, ठीक है, क्या है, समुद्री युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
134 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, बने रहिएगा। जुलाई 2023 में आए जो तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था आपका चीन। किससे? तालिम जो चक्रवात आया था इससे चीन था वो आपका प्रभावित हुआ था। और इसका जो नाम है, जो उपयोग पश्चिमी प्रशांत महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 में लिखा है जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जो नौसेना द्वारा INS कृपाण युद्धपोत किसको सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था वियतनाम को। किसको? जुलाई 2023 में ये आपका INS वियतनाम को सौंपा गया था। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को जो पूर्व परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप दिए, नहीं तो भारत देता नहीं किसी को, दे दिया वियतनाम को। चलिए 136 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन, अभी हम लोगों ने पीछे देखा ना, सफल परीक्षण किया गया था। तो सफल परीक्षण की बात करना 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और इसका जो कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 137 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 137 में लिखा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया? तो 137 का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से किया गया था। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। कौन सा टेलीमानस जारी किया गया था? टेलीमानस संक्रमित लोगों के साथ ये तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए एक उपकरण था, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। 138 क्वेश्चन नंबर, जिसमें लिखा है जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजय कोथा अभियान शुरू किया गया था? तो गजय कोथा अभियान ये असम से किया गया था, क्योंकि यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है मनुष्य एवं हाथियों के मध्य से अस्तित्व को बढ़ावा देना, और ये गजय कोथा शुरू किया गया था। 139 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में G20 श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो देखो अलग अलग सेक्टर से बैठक हुई थी, उसको ध्यान देना है कहाँ पे किसकी हुई थी। तो इंदौर में ये बैठक हुई थी और ये जुलाई 2023 में हुई थी। अध्यक्षता की इसकी बात करेंगे तो इसकी जो भारत ने अध्यक्षता की थी इस बार G20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 में लिखा है जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा ITPS प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया कनाडा के साथ। किसके साथ किया गया? कनाडा के साथ है। ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना है, इसलिए इसका जो इंडिया पोस्ट से यह सेवा प्राप्त करने वाला कनाडा है वो 39वां मतलब 39वां देश बन गया। 141 क्वेश्चन, 141 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव, कौन सा आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये रूस में किया गया था। इस बार का जो भारतीय आम महोत्सव है आमरस रूस में होता है। इसका जो आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। 142 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया था। ये किया गया था आपका इजराइल सरकार द्वारा, है ना, क्योंकि इजराइल की संसद का द्वारा ये सर्वोच्च न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया था जुलाई 2023 में। 143 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हीं देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे NCSC लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को किया गया था। किसको किया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नायक बनाया गया इनको, है ना। इस पद पर इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सेवा डॉक्टर राजेश पंत का स्थान ग्रहण किया। तो ये भी जरूरी है किसका स्थान लिया? नायर जी आए और पंत जी को की जगह ली है। 144 क्वेश्चन नंबर है, लिखा है नॉर्डिक एलिफेंट 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य जुलाई 2023 में किया गया था? तो ये किया गया था मंगोलिया के बीच,
है। नोमैडिक जो एलिफेंट है 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत और मंगोलिया के मध्य जुलाई 2023 में किया गया था। एक सैन्य अभ्यास था मोस्टली, और 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चला था। और ये मंगोलिया के वो उलन बटोर में किया गया था ये। तो उलन बटोर आपका मंगोलिया में है। 145 क्वेश्चन नंबर, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, है ना, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन पर कहाँ पर आयोजित किया था? ये आपका आयोजित किया गया था नैरोबी केन्या में, ये आयोजन किया गया था, मोटा अनाज का सम्मेलन हुआ था। 146 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया था? तो ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक की बात करेंगे, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे चीन में किया गया था ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क, ये पहली बैठक चीन में हुई थी और 7 से लेकर 9 जुलाई के मध्य इस बैठक का आयोजन चीन के जो हैनान प्रांत में किया गया था। इस नेटवर्क की स्थापना की बात करें तो 2020 में इसको शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 147 देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये 147, चलिए 147 में लिखा है जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन आपका राजस्थान में किया गया, और ये इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये दौरा किया गया था, तो राजस्थान के सीकर डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क का भी शुभारंभ किया गया था, पीएम किसान आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन, ये देख लो भैया, MPI वैल्यू के आधार पर किस राज्य में गरीबी में सर्वाधिक गिरावट आई है? बहुत ऐसे आंकड़े आ रहे हैं भैया, गरीबी एकदम से ख़त्म हो रही है। देख लीजिए, बिहार में हुई थी ना, अभी उत्तर प्रदेश में आएगी, इसके पश्चात मध्य प्रदेश तो आ ही चुका, उत्तर प्रदेश भी आ गया, 30 नंबर पे था। ख़त्म कर देंगे ये, गरीबों को ही ख़त्म ना करना। जुलाई 2023 में केंद्र एवं राज्य की संयुक्त पहल के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो वो बताना। 149 का आपका डी हो जाएगा, मेरठ ऐसा इसमें नहीं है ना। जो 4 शहरों में सॉफ्टवेयर बनने हैं, तो ये कहाँ पे बनने हैं? जैसे आपके गोरखपुर है, वाराणसी, आगरा, बरेली है, बट इसमें मेरठ नहीं। सॉफ्टवेयर पार्क खोलने का उद्देश्य जिनका है ना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा सॉफ्टवेयर जो निर्यात में तेजी लाना भी है। ये हम आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? तो वो आपके व्यक्ति बन गए हैं कौन? अंशुमन झिंगरन। कौन? अंशुमन झिंगरन बन गए जुलाई 2023 में। भारत के जो ओपन वाटर तैराक थे अंशुमन झिंगरन, ये नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने 150 क्वेश्चन, ये आपका जो दह IAS का टेस्ट नंबर 8 था, 8 टेस्टों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, और इसी टाइप से आप हम लोगों के चैनल से हमारे जुड़े रहिए, रैंकर मेकर से। आपको यहाँ पे UP PCS और उसके बाद मई में आपका UPSC एग्जाम है, सारे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जितने हम लोगों को मिल जाते हैं वो सब करा देंगे। और इसके बाद RO फिर से आपका आ गया, तो देखिए PCS वाले अच्छे से आप लोग अभी यहाँ पे कवर कर लेना, और क्योंकि इसके बाद आपका RO भी देना है, चीज़ें बहुत कवर हो जाएंगी इस टॉपिक में। आज के पेपर में हमने सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, एनवायरनमेंट की बात की थी। चलिए।